बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने हशाम बिन अब्दुल मलिक के ज़माना खिलाफत के बारे में बात की थी। हशाम बिन अब्दुल मलिक का ज़माना 105 हिजरी से लेकर 125 हिजरी तक का दौर था और ये बनु उमैया का शानदार दौर कहलाता है। हशाम बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल जब 125 हिजरी में हुआ तो यजीद बिन अब्दुल मलिक की वसीयत के मुताबिक हशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद यजीद के बेटे वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक को खलीफा बनना था। इसको वलीद सानी के नाम से भी याद किया जाता है। अखलाक और आदाब और काबिलियत के लिहाज से ये किसी तौर पर भी खिलाफत के मनसब के अहल नहीं था। ऐशो निशात और महफिल सजाना इसके पसंदीदा मशागिल थे। हशाम बिन अब्दुल मलिक ने इसको वलीअहदी से हटाने की कोशिश की, लेकिन वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक, जिसको वलीद सानी भी कहा जाता है, इसने हशाम बिन अब्दुल मलिक की ये साजिश कामयाब नहीं होने दी और 125 हिजरी में हशाम बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद जब ये तख्त नशीन हुआ तो इसने उन लोगों को सख्त सज़ाएँ दी जो कि हशाम के इस कारनामे में उसके साथ शामिल हो रहे थे, जिसमें कि हशाम बिन अब्दुल मलिक के 2 मामूज़ात भी मरवाए गए, क्योंकि वो इस हक़ में थे कि हशाम वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक को उसकी वलीअहदी से हटा दे। लिहाजा हशाम की वफ़ात के बाद 125 हिजरी में ये खलीफा बनने में कामयाब हो गया और इसने अपने ज़ाती अनाद और ज़ाती जो चपकलशें थी उन पर ज़्यादा फ़ोकस किया, ना कि हुकूमती मामलात पर। खालिद अल-कसरी, जो कि बनु उमैया के इक़्तिदार और अरूज में नुमाया ख़िदमत सर अंजाम दे रहा था और यमनी कबाइल का मुमताज़ रहनुमा था, वलीद सानी इससे नाखुश था। लिहाजा इसने उसको गिरफ़्तार करवा कर कैद में रख कर मज़ीद अज़ियतें देकर मरवा दिया, जिसकी वजह से जो यमनी कबाइल हैं वो वलीद सानी से काफ़ी नाखुश थे और उनके जज्बात भड़क उठे और उन्होंने वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे यजीद बिन वलीद, जिसको यजीद सालिस भी कहा जाता है, उसकी बैत कर ली और वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। वलीद सानी के ज़माने में ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे याहया बिन ज़ैद बिन अली बिन हुसैन ने खुरासान में खरूज किया और वलीद सानी ने इनको शहीद करवा दिया। इस वाक़े की वजह से भी वलीद सानी के जो बागी हैं उनमें इजाफ़ा हुआ और लोग जो हैं वो यजीद सानी से बददिल होते गए। यमनी कबाइल से शुरू होने वाली ये बगावत आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और हालात बुरे से बुरे होते गए। वलीद सानी के ख़िलाफ़ होने वाली इन बगावतों से फ़ायदा उठाया इसके बेटे यजीद सालिस ने, जिसका नाम कि यजीद बिन वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक था और कहा जाता है कि इसी ने अपने बाप को कत्ल करवाया और उसके बाद ख़ुद खलीफा बन गया। लिहाजा वलीद सानी का जो ज़माना ख़िलाफ़त है वो सिर्फ़ 1 से 1.5 साल का था। 125 से 126 हिजरी तक की खिलाफत कर सका। इसकी वफ़ात के बाद 126 हिजरी में यजीद सालिस, जिसका असल में नाम यजीद बिन वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक था, वो तख्त नशीन हुआ और ये बहुत नेक सीरत, आबिद और ज़ाहिद खलीफा था। वो अवामी ज़रूरियात का ख्याल रखता, आमदनी का ठीक ठीक इस्तेमाल करता, हदूदुल्लाह को कायम करने वाला था, अदल व इंसाफ से हुकूमत करने वाला था। लेकिन इसकी ज़िंदगी ने इसको मोहलत ना दी और बहुत ही कम अरसा हुकूमत की इसने और अपनी हुकूमत के दौरान वो बगावतों का इस्तेहसाल ही करने में मसरूफ़ रहा। इसके खलीफा बनने के बाद हमस और फ़लस्तीन में बगावतें हुई और इन बगावतों की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इसके हाथ वलीद के कत्ल से दागदार थे और दूसरा है कि यमनी कबाइल इसके पुष्टपनाही तो कर रहे थे, लेकिन इसी वजह से मिस्री कबाइल इसके दुश्मन बन चुके थे। इसके साथ साथ मरवान बिन मोहम्मद बिन हकम ने इसकी खिलाफत मानने से इनकार कर दिया और आर्मीनिया में बगावत शुरू कर दी, लेकिन इसने समझदारी से फ़ायदा उठाते हुए यजीद ने आर्मीनिया, अज़रबैजान और मोसल की जो हुकूमत है वो मरवान बिन मोहम्मद बिन हकम के हवाले कर दी। यजीद सानी को यजीद नाक़िस भी कहा जाता है क्योंकि इसने वलीद के ज़माने में की जाने वाला इजाफ़ा, फ़ौजियों की तनख्वाहों में जो इजाफ़ा किया गया था उसको मनसूख कर दिया था, इसलिए इसको यजीद नाक़िस भी कहा जाता है।
یزید ثالث نے اپنے بھائی ابراہیم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اپنی وفات کے وقت یزید ثالث جو ہے وہ 126 ہجری سے لے کر 127 ہجری تک کی حکومت کر سکا، اور اپنی وفات کے بعد اس نے اپنے بھائی ابراہیم کو جانشین مقرر کیا، لیکن وہ تخت نشین تو ہوا لیکن بالعموم اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے سامنے مروان بن محمد نے بغاوت کر دی اور تمام حکومت پر قبضہ کر لیا، اور بنو امیہ کا اگلا خلیفہ مروان بن محمد بن حکم ہی تھا۔ اور یاد رہے کہ مروان بن محمد بن حکم ہی بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ مروان بن محمد کی جو حکومت ہے وہ 127 ہجری سے لے کر 134 ہجری تک ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ عباسی تحریک کس طرح سے شروع ہوئی اور کس طرح سے اس نے بنو امیہ کی خلافت کا اختتام کیا، اور مروان بن محمد جس کو مروان ثانی بھی کہا جاتا ہے کس طرح سے شکست خوردہ ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔